नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की एक खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। अब से 1 घंटे के बाद पेश होगा आम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8वीं बार बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति से बजट पेश करने की मंजूरी ले ली है। राष्ट्रपति भवन से रवाना हो चुकी हैं संसद भवन के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। थोड़ी देर में लगभग 20 मिनट के बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और कैबिनेट की बैठक में मोहर लगने के बाद ठीक 11 बजे तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ऐसे में सिर्फ 60 मिनट से कम का इंतजार है जब तमाम सवालों का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। सवाल ये कि इस बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या कुछ मिलता है, नौकरी पेशा लोगों को किस तरीके की राहत मिलती है, इस देश के अन्नदाताओं के लिए किस तरीके का ऐलान कर सकती हैं। एक बड़ा पैनल, खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आमिर हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ रहे हैं जो लगातार वित्त मंत्रालय को कवर करते हैं। आमिर, क्या कुछ हलचल, किस तरीके की उम्मीदें? देखिए, बिल्कुल इस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति से मंजूरी लेने के बाद, बजट की मंजूरी लेने के बाद निकल चुकी हैं। सीधे वो संसद भवन पहुंचेंगी। लेकिन जो खास बात ये है, अगर आम जनता इस समय सबसे ज्यादा बजट पर फोकस कर रही है, टैक्स पेयर्स को लेकर के, सैलरीड क्लास के लिए उम्मीदें जताई जा रही हैं कि नया टैक्स स्लैब 10 लाख तक छूट मिल सकती है। अभी जो 7.5 लाख तक है वो 10 लाख तक सीमा हो सकती है। उसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन में 50,000 की बढ़ोतरी की जा सकती है, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। और तीसरा यह कि किसान सम्मान निधि को भी बढ़ाया जा सकता है और किसान क्रेडिट कार्ड जो है उसको 5 लाख तक किया जा सकता है। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए कुछ नई स्कीम सरकार लेके आ सकती है और साथ में लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि आपको मालूम है अनुराग कि जो ग्रेजुएट है वो 30% से ज्यादा जो है वो उनको अनएम्प्लॉयड है या बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देने के लिए और उसको सृजित करने के लिए नए प्लान सरकार ला सकती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में तौर पे बढ़ावा होगा और इससे तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट सरकार इस समय चला रही है उनमें भी 15 से 30% तक का इजाफा है, चाहे वो हेल्थ हो जाए या फिर आपका रक्षा क्षेत्र हो। इन तमाम क्षेत्रों में इजाफा इस बार देखा जाएगा। उम्मीदें काफी की जा रही हैं इस बार नए टैक्स स्लैब में बदलाव होने की। ठीक है, लेकिन इस उम्मीद की वजह क्या हो सकती है, ये अपने आप में सवाल होगा। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं संसद भवन में। साथ में है वित्त राज्य मंत्री। और देखिए, ये एक हर साल की तस्वीर जो आप देखते हैं वो तस्वीर यहां पर लगातार नजर आ रही है। अपने बजट भाषण की कॉपी के साथ पहुंची हैं वित्त मंत्री। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। हमारे साथ न्यूज नेशन नेटवर्क के एडिटर इन चीफ मनोज गैरोला जी हैं और हमारे साथ योगेंद्र यादव जी जुड़ रहे हैं। आप संयोजक हैं स्वराज इंडिया के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत योगेंद्र सर आपसे। आप किस तरीके की उम्मीद कर रहे हैं वित्त मंत्री से, उनके भाषण से? सबसे बड़ी उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि देश को इस वक्त जो आर्थिक दिक्कत है उसके समाधान का रास्ता निकालेंगे। जाहिर है जब बजट आता है तो सबकी उम्मीद होती है कि मुझे उसमें से क्या मिलेगा, और इस देश का जो सबसे मुखर वर्ग है, जिसे हम सब एक चालू भाषा में मिडिल क्लास बोल देते हैं, वो जाहिर है चाहेगा देखना कि इससे हमें क्या मिला, मुझे इसमें क्या छूट मिली। और टीवी चैनल वगैरह का इसके ऊपर फोकस रहना स्वाभाविक है, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए सब कुछ होता है इस देश के अंदर। जो कि मिडिल क्लास जिसको हम बोलते हैं वो दरअसल इस देश का टॉप का 10% वर्ग है। ये बात चौंकाने वाली लगेगी लेकिन सच बात यही है। तो मेरी कोशिश, मेरी उम्मीद ये रहेगी कि जो बाकी 90% है, इस 10% के दायरे के बाहर जो 90% देश है उसके लिए क्या किया जाएगा। उस देश की चिंताएं ये है। सबसे बड़ी चिंता, हाल ही में इंडिया टुडे का एक सर्वे हुआ है ये देखने के लिए कि लोगों का क्या मूड है अर्थव्यवस्था के बारे में। और एक बड़ी चौंकाने वाली चीज उसमें जो आई है वो ये कि पहली बार हिंदुस्तान के लोग एक निराशावादी है अर्थव्यवस्था को लेकर। मैं खुद सर्वे रिसर्चर रहा और मैंने देखा कि निराशा का माहौल नहीं हुआ करता था हिंदुस्तान में। तो निराशा किस चीज को लेके है? महंगाई को, खास तौर पे फूड, जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी महंगाई है, बेरोजगारी का बहुत बड़ा संकट है। और इस सब का कारण ये है कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन है वो इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग आगे नहीं बढ़ रही। तो मेरी उम्मीद ये होगी कि वित्त मंत्री कुछ ऐसा करें जो कि देश के बाकी 90% को कुछ दे सके, खर्चा भी उनको दे सके।
इससे एक एक करके अगर मैं आपसे समझूं, क्या आपको लगता है कि किसान सम्मान निधि में इजाफा करना चाहिए वित्त मंत्री को? ऐसी खबर आई कि जो स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, उसने भी रिकमेंड किया कि 6 से बढ़ाकर 12,000 कर दिया जाए। होना चाहिए? अगर सरकार कहती है कि किसान सम्मान निधि नामक कोई चीज है, तो जाहिर है उसे कम से कम आपको इन्फ्लेशन के हिसाब से तो एडजस्ट करना चाहिए। जैसे एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी तनख्वाह हर साल बढ़ती है, इसलिए नहीं कि उसकी तनख्वाह बढ़ाई जा रही है, बल्कि उसको डीए मिला करता है ताकि उसका इन्फ्लेशन के हिसाब से उतना ही रहे। अभी किसान सम्मान निधि घोषित की गई थी सन 2018 में, अब तक 6 वर्ष लगभग हो चुके हैं उसको। 6 वर्ष के अंदर इस देश में कितनी इन्फ्लेशन बढ़ी? तो अगर आप इसे 6,000 को 6,000 ही रहने देना चाहते हैं, तब भी आपको इसे कम से कम 8 या 9,000 करना चाहिए, 9,000 से ऊपर करना चाहिए। तो बिल्कुल ये उम्मीद रहेगी अगर सरकार गंभीर है। हालांकि मेरी अपनी अपेक्षा नहीं, आपको सच बताऊं, मुझे हैरानी होगी अगर सरकार ऐसी घोषणा करती है। ठीक है, एनके सर आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। एनके सर। योगेंद्र जी, चूंकि ये हम लोग इस डिस्कशन को ओपन कर रहे हैं और बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, आपका ये जो डेफिनेशन एक्सपेक्टेशन है बजट से बड़ा नैरोड लग रहा है कि सर्टेन के लिए सरकार क्या करती है। एमएसएमई सेक्टर बुरी हालत में है, सरकार की पॉलिसीज जिनी कोएफिशिएंट पे रिच पुअर डिवाइड बढ़ रहा है। तो हमें लगता है कि आप एक बड़ी एनालिसिस करें जिसमें कि प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर सेक्टर का बढ़ाना है, प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्टिविटी, इनपुट अपॉन आउटपुट जिसे कहते हैं, वो बढ़ाना। ये सारी पॉलिसी फ्रेमिंग जो है, मुझे लगता है इस पे आप जैसे विद्वान को फोकस करना ज्यादा ठीक होगा, बजाय इनकम टैक्स वगैरह। ये तो हम लोग डील कर लेंगे। ठीक है, वो 10% हम अपने लिए छोड़ देते हैं। हाँ, उतना बाकी 90% का जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है वो आप समझा दीजिए सर। शुक्रिया मौका देने के लिए सिंह साहब। देखिए, जो इस वक्त देश का संकट है वो ये है कि हमारी आर्थिक वृद्धि तो हो रही है, और इस बात को यहाँ एक्नॉलेज करना चाहिए कि हमारी आर्थिक वृद्धि की दर अभी भी दूसरे देशों से थोड़ी ज्यादा चल रही है, 6% के करीब चल रही है। लेकिन हम किन चीजों को याद करें? पहला याद करें कि आर्थिक वृद्धि की दर जो है वो लगातार कम होती जा रही है, और कई अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि हमारा देश एक जो मिडिल इनकम ट्रैप, मतलब कि अब आप ऊपर बढ़ रहे, जैसे चीन था ऊपर बढ़ता गया, वैसी स्थिति में हम नहीं आ रहे। हम एक बार धक्का लेके उसके बाद अब स्टेबल हो गए हैं, एक उस ट्रैप में आ रहे हैं, और उस ट्रैप में आने की वजह 2-3 लग रही है। मैं अर्थशास्त्री तो नहीं हूँ। पहला ये कि ये जो हमारे यहाँ सचमुच जो ड्राइवर, जो कुछ हमें काफी मिला है वो सर्विस सेक्टर की वजह से मिला है, जिसके ऊपर इस वक्त बहुत बड़ा खतरा है, इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, चीन में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से हम मैन्युफैक्चरिंग को ठीक से प्रमोट नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में जॉब लेस ग्रोथ हो रहा है। यानी कि जीडीपी के आंकड़े बढ़ जाते हैं, आय बढ़ रही है, लेकिन तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। तो फिर वो आय कहाँ जा रही है? रोजगार नहीं बढ़ रहे हैं, वो आय जा कहाँ रही है? वो आय जा रही है बहुत चंद लोगों की पॉकेट में। इस साल खबर आई कि इस देश में 200 बिलियनियर हो गए। अब बिलियनियर किसी के दिमाग में अटकता नहीं है। बिलियनियर का मतलब क्या है? बिलियनियर का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसके पास 100 करोड़ डॉलर से अधिक की संपत्ति है। 100 करोड़ डॉलर का मतलब होगा कोई 8,500 करोड़ रुपए। ये 200 लोग, तो देश में जो कुछ वृद्धि हो रही है, आर्थिक वृद्धि, वो कुछ चंद हाथों में जा रही है, जिसके कारण दिक्कत है, जिसके कारण जो देश के बाकी जनता है उस तक वो फायदा नहीं पहुंच रहा है। आपने कृषि का जिक्र किया। कृषि के बारे में कल ही जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है वो इस बात को स्वीकार कर रहा है कि कृषि में वृद्धि भले ही हो रही है, लेकिन जो आपने ठीक कहा, हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, और उस मायने में हम चीन से, बाकी तमाम देशों से पीछे हैं। और जिस चीज का आर्थिक सर्वेक्षण जिक्र नहीं करता है, जो करना चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ, कृषि में केवल मेरे को आप प्रोडक्टिविटी के आंकड़े मत दीजिए, मुझे ये भी बताइए कि वो जो किसान है उसको क्या मिला। और दिक्कत ये है कि वो किसान जो है वो पीछे जा रहा है जी। इन सब सवालों को एड्रेस वित्त मंत्री करेंगी तो बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ
पिछले कई सालों में हालांकि दिखाया नहीं। योगेंद्र सर, इकोनॉमिक सर्वे में ही बताया कि देखिए 10 साल में जो कृषि आय है वो सालाना 5.23% के हिसाब से बढ़ी है। उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ है वो 3.8% के आसपास रहेगी। लगभग किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो 7.25 करोड़ हो गए हैं। पीएम फसल योजना में जो एनरोल किसान है वो 26% बढ़े हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे में बताया। लेकिन मैं आऊंगा सर आपके पास, मनोज गैरोला सर से मैं समझना चाहूंगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।